हम पहले अपने मुल्क के खूबसूरत से सूबा सरहद में रहा करते थे। फिर वालिद साहब रावलपिंडी आ गए। यहाँ मेहनत से तालीम हासिल की। ज़माना तालब इल्मी में सख्तियाँ सहनी पड़ी, लेकिन कामयाबी भी मिली। वालिद साहब एक सरकारी महकमे में ऑफिसर हो गए और हम गांव के सख्त माहौल से निकलकर शहर शहर फिरते कराची आ गए। मैं शक्ल सूरत में खूबसूरत थी। अभी 12-13 बरस की थी कि रिश्ते आने लगे और फिर 16 बरस की उम्र में मेरी शादी हो गई। शौहर दूर के रिश्तेदार थे और मुझसे 15 साल बड़े थे। 10 बरस हुए इस डोर में बंधे, लेकिन मुझे हर लम्हा ये डोर कच्चे रेशम की बनी हुई लगी, क्योंकि शुरू दिन से ही मुझ ना समझ बच्ची को उन्होंने एक समझदार औरत के रूप में देखना चाहा। जबकि मैं अभी मैट्रिक की तालबा थी। मैट्रिक पास करते ही शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम मन्नान था और वो बहुत शकी मिजाज और गुस्सीले थे। हालांकि आला तालीम याफ्ता थे। इसी तालीमी बरतरी की वजह से ही तो मेरे वालिद साहब ने उनको अपना दामाद चुना था, क्योंकि मेहनत करना मेरे शौहर का खासा था। मन्नान साहब की शख्सियत में बिलाशुबा बहुत सी खूबियां थीं, लेकिन अक्सर मुझे महसूस हुआ कि ये खूबियां उन्होंने एक खौल की शक्ल में अपनी शख्सियत पर चढ़ा रखी हैं, वरना अंदर से कुछ भी नहीं है। शादी से पहले उन्होंने मुझे एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मैं उनको पसंद आ गई। अपनी वालदा से कहा यहाँ रिश्ता करा दें। वो रिश्ते लेना आई। मैं अभी तालिबा थी। वालिद साहब इतनी जल्दी शादी के हक में न थे और चाहते थे कि मैं कम अज़ कम ग्रेजुएशन कर लूं, लेकिन वालदा ने कहा कि शादी के बाद भी पढ़ सकती है, रिश्ता कर दें। वालिद साहब शशोपंज में थे कि मन्नान और उनकी वालदा मिन्नत समाजत करने लगे और हफ्ते में 2 बार आकर मिन्नत करते कि हर तरह से ख्याल रखेंगे लड़की का, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाएंगे। वालिद साहब मन्नान के ख्यालात से मुतासिर हो गए। पढ़े लिखे आदमी की वो कदर करते थे। फिर मन्नान ने तो टॉप किया हुआ था। सोचा कि इस कदर मेहनती और तालीम से शगफ रखने वाला दामाद कब मिलेगा। खानदान भी अच्छा था, मुहज़्ज़ब लोग नजर आते थे। मेरी सास नरमी से बात करती थी और लहजे में बेहद हलीमी पाई जाती थी। ये चीज़ भी उनकी कामयाबी का सबब बनी। गर्ज इन्हीं शराइत पर रिश्ता मंजूर हो गया और फिर मैं ब्याह कर उनके घर आ गई। 2 माह तक तो आओ भगत हुई और किसी ने कोई ऐसी बात ना की जो कि नागवार गुजरती। इसके बाद शौहर ने कहना शुरू किया कि पढ़ी लिखी से अनपढ़ जाहिल लड़कियां अच्छी होती हैं, घर ठीक संभालती हैं। बार बार ऐसा कहते तो मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि वो मेरी ज़्यादा पढ़ाई के हक में नहीं है और वो नहीं चाहते कि मैं कॉलेज में दाखिला लूँ और अपनी पढ़ाई को फिर से जारी करूँ। लिहाजा मैंने बतौर प्राइवेट तालिबा और इंटर ग्रेजुएशन का फैसला कर लिया। कॉलेज जाने की जिद छोड़ दी और खालिसतन घरेलू खातून खाना बन गई। शादी के 2 साल बाद उनकी मुलाजमत बैरून मुल्क हो गई। जब बैरून मुल्क गए तो एहसास हुआ कि क्यों मुझे कॉलेज जाने से रोका। आप जब आते कहते कि तुम उर्दू पे इतना क्यों जोर देती हो, इंग्लिश से तुम्हें चिढ़ है क्या, जबकि सारी दुनिया में अंग्रेजी जुबान राइज है और उर्दू मीडियम को तो अपने मुल्क में मुलाजमत नहीं मिलती। तुमको तो दरअसल नॉलेज बढ़ाने और इल्म हासिल करने से शगफ नहीं है। अगर तुम चाहती अपने नॉलेज और तालीमी इस्तात बढ़ा सकती थी। इस तरह मैं तुमको अपने साथ ले जा सकता था। मैट्रिक में मेरी शादी हुई थी, फिर शादी के बाद इंटर किया, वो भी 2 बच्चों के साथ। अब 3 बच्चे हो गए थे जिनको वालदैन के घर रोजाना छोड़कर मैं कैसे तालीमी इदारे में जा सकती थी। इंग्लिश बोलने के लिए भी तो किसी इदारे में दाखिला लेना जरूरी था ना, जहां अंग्रेजी सिखाई जाती हो, और वहां जाए बगैर सही तरह से बोलना और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख लेना मेरे लिए नामुमकिन था। तभी मुझे अपने शौहर की ये बातें अजीब लगती, बल्कि दुख देती। ये बैरून मुल्क होते थे। मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी अगर वालदैन के घर चली जाती तो ये खफा होते और फ़ोन करते कि कहाँ मारी मारी फिरती हो, घर में क्यों नहीं बैठती। उन्हें मेरे वालदैन से गोया अल्लाह वास्ते का बैर था। मेरे वालदैन की हर बात, बल्कि हर लफ्ज़, हर कॉल और फेल में, खा वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कीड़े निकालना मन्नान साहब का अव्वलीन फ़र्ज था। गो के उनके सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाते, मगर बाद में मुझे तंग करते, और कितना तंग करते कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब यहाँ पास होते तो उठते बैठते चलते फिरते, हर लम्हे बाहर हूँ तो फ़ोन पर खतूत के ज़रिए, छुट्टी पर आए होते तो फारिग औकात में बजाय कोई अच्छी बात करने के उनका दिल पसंद मौजू ही मेरे वालदैन में कीड़े निकालना और उन पर तनकीद करना था। बैरून मुल्क जाकर लोगों के ख्यालात में तब्दीली आ जाती है। उनका ये हाल हुआ कि जब यहाँ थे तो ऐसे सख्त और तंग ज़हन न थे,
लेकिन जब बैरून मुल्क रहे तो वापस आते ही पर्दे की सख्ती से पाबंदी करा दी और निहायत तंग नजर हो गए। अब औरतों के बारे में उनका ख्याल था कि अपने कमरे से यानी बेडरूम से बाहर ना निकलें, घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद रखें, पर्दा भी किसी खिड़की का सरका हुआ ना हो। उनका बस नहीं चलता था कि बाहर से आने वाली ताज़ा हवा से मुझे महरूम कर दे। इससे आप उनके मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूं ही वक्त गुजरता गया। बैरून मुल्क ज्यादा रहते थे, मगर जब आते थे तो कहते थे, अगर कभी तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात मैंने सुन ली ना तो याद रखना, तलाक देने में 1 मिनट भी ना लगाऊंगा। ये बात वो बार बार 10 साल तक मुझे कहते रहे, जिससे मैं बेसुकून होती गई। यहां तक कि अब मुझे सोते हुए भी झटके लगते थे। आते तो कहते कि घर की फुलवारी का ख्याल नहीं रखती हो, घर की सजावट की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, आखिर क्यों? हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में घर बाहर हर मसले का बोझ मेरे कंधों पर था। ससुराल की तरफ से एक देवर मेरे साथ रहते थे, वो भी लाओबाली से, जिनको वक्त पर खाना देना मेरी इजाफी जिम्मेदारी थी कि मेरे देवर तालिबे इल्म थे और कॉलेज जाते थे। उनके कमरे की सफाई, कपड़ों की धुलाई भी मेरी जिम्मेदारी थी। मैके से भी कभी कोई साथ रहता था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अकेली नहीं रह सकती थी। फिर छोटे छोटे बच्चों का साथ था। कराची में हमारा जाती घर था। मनान साहब तो बैरून मुल्क मुलाजमत पर थे। इन हालात में बच्चों की तालीम, बीमारी और घर बाहर के तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ मुझे ही हल करने होते थे, लिहाजा मैके का सहारा लेती थी। ये बात भी मनान को पसंद न थी कि मैं मैके का सहारा क्यों लेती हूँ। ये हालात थे, मगर शौहर साहब चाहते थे कि जब वो छुट्टी पर आएं और जितने दिन रहें मैं खुशी खुशी उनकी सेवा करूं और मुंह से कुछ ना बोलूं, यानी मैं तो अपनी हर जिम्मेदारी खूबी से निभाऊं। मगर कुछ इस तरह के मेरे घर से कदम बाहर निकालने की मुझे खुद को ही खबर ना हो। अब मैं घर में कैद होकर कैसे सारी जिम्मेदारियां निभाऊं? क्या स्कूल बच्चों की रिपोर्ट लेने ना जाऊं? उनके मसाइल पर डिस्कस ना करूं? बच्चियों की पूरे स्कूल में पोजीशन भी आनी चाहिए और मैं मैके का सहारा भी ना लूं? ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरी मेहनत की वजह से मेरे तीनों बच्चे अपनी क्लास में पोजीशन ले रहे थे। हर तरह से उन्होंने हमारा नाम ऊंचा रखा, सिर्फ अपनी वालदा यानी मेरी वजह से। जब मनान 2 साल बाद आए तो कहते, मुझे यहाँ के मसाइल में मत उलझाना। मैं चाहता हूं कि जब तक तवील अरसे की मेहनत के बाद थका हारा घर आऊं तो तुम मुझे कोई काम ना बताओ, कोई मसला ना पेश करो, चाहे किसी महकमे में टैक्स का मामला हो या पानी, बिजली, गैस की शिकायत के लिए दौड़ना हो। अब आप अंदाजा करें कि आजकल की मसरूफ जिंदगी में इतने मसाइल हैं, सब खुद ब खुद हल हो जाएं और मैं घर से कदम भी ना निकालूं, शदीद पर्दे में रहूं। मैं कहती थी कि ऐ अल्लाह के बंदे, आप तो बैरून मुल्क रहकर कभी रियाल, कभी डॉलर, कभी पाउंड कमा रहे हैं, मगर यहां मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं ना कि जिसका जिन मेरे सारे काम कर दे। फिर मैके वालों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मगर उनकी यही आदत मुझे जिंदा दरगोर कर देती थी कि छुट्टी का 1 महीना वो इस तफ्तीश में गुजार देते थे कि मैं कहां कहां गई थी और क्यों गई थी। अब अगर कहीं कोई गलती से ये कह बैठता कि आपके बच्चों को फलां जगह देखा था, शायद भाभी साथ थी, हाँ मेरे बच्चे मेरी बहन के साथ गए हों, बस जी गजब हो जाता था। फिर मैं होती और उनके ताने होते। हालांकि मैं कभी अकेली नहीं जाती थी, तीनों बच्चियों की कोई मजबूरी होती तो बहन के घर ले जाती। देवर ने भी जब मुझे हद दर्जा परेशान देखा तो वो भी मेरे काम करने लगा। उस पर भी मेरे शौहर उसे फोन करके बिला वजह सुनाते कि तुमने फलां काम गलत किया है, ऐसे नहीं ऐसे करना था। कुछ दिन तो मेरे देवर ने बर्दाश्त किया, फिर वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने वालदैन के घर चला गया कि आपकी बलाएं आपके सर। यहां तो किसी काम का अच्छा सिला मिलता ही नहीं, उल्टा भाई की डांट सुननी पड़ती है। और ना मैं तो क्रिकेट खेल सकता हूं और ना मैं मैच देख सकता हूं। मैं अपने शौहर की बुराइयां नहीं कर रही, मगर उनकी आदत ही ऐसी थी कि दूसरों को तंग करके खुश होते थे, लिहाजा सब रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था और फिर ये कहते थे कि खानदान वाले सब खुदगर्ज हैं। मैं तो दुनिया में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत करके भी सितम पे सितम किए जाते थे और हम हंस हंस कर उनके सब सितम सहते थे। उनकी बेजा सख्ती, मेरे वालदैन से इख्तलाफ, तलाक की धमकी, इन सब बातों ने मुझे बदहवास ही रखा। जब सुनती छुट्टी पर आ रहे हैं तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे।
उनके आने की खबर सुनकर बच्चे भी सहम जाते थे। हालांकि मैं बच्चों के सामने हमेशा उनकी तारीफ करती थी। कुछ भी सही, वो मेरे बच्चों के बाप थे, मेरे सर का वो ताज थे। बचपन में मनान साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था और मेरी मौजूदा सास उनकी सौतेली माँ थी। बस यही बात सोचकर मैं उनकी हर तलख बात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती थी कि इस शख्स ने माँ की मोहब्बत नहीं देखी तो क्या दुनिया से मोहब्बत करेगा। लेकिन मेरे मैके का माहौल तो खुशबू से रचा बसा था और उनके यहाँ हर फर्द के दिल में मुनाफकत की चिंगारियां सुलगती थी। इसलिए मैं समझती थी कि मेरे शौहर को हमसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। मैंने इतने अरसे से अपनी अज़दवाजी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती, मगर ये कहे बिना भी नहीं रह सकती कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल खास से नवाजा। हर लिहाज से मैं इस ज़ात बारी ताला का शुक्रगुजार थी कि इबादत करते करते मट्टी में भी मिल जाती तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा ना कर पाती। सबसे ज्यादा खुशहाली और दौलत मेरे दरवाजे की बांधी थी। अच्छा खानदान, माली परेशानियां कोई नहीं और अच्छी सीरत के साथ सब्र तहम्मुल की खूबियां। इस पर अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत बनाई थी कि लोग बस देखते रह जाते थे और मन्नान साहब कहते थे, तुम्हारा ये हुस्न ही तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हें ना देखे। मोहल्ले वाले सब कहते थे, ऐसा लगता था कि ये बच्चियां आप किसी से मांग कर लाई हो और अभी किताबें उठाकर कॉलेज चल पड़ोगी। मगर मेरा नसीब के सिला मुझे क्या मिला। सच है कि मर्द की खातिर मट्टी हो जाओ तो भी वफा की कोई उम्मीद नहीं है। आखिर में जब वो छुट्टी पर आए थे तो उन्होंने ये झगड़ा किया था कि तुमने अभी तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीखी, बच्चियां अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती हैं, तुम बच्चियों से भी आपस में इंग्लिश बोल सकती हो, इनके साथ इंग्लिश बोलकर क्यों नहीं सीखती। अब ये कैसे मुमकिन था कि मैं बच्चियों से इंग्लिश बोलना सीख जाती, और यह भी कहाँ मुमकिन था कि एक तरफ तो मैं चिड़िया के बच्चे से भी ना बोलूं, दूसरी तरफ उनका मुतालबा कि मैं अंग्रेजी फरफर बोलूं, हो सके तो अरबी, जर्मन और फ्रेंच भी सीख लूं। अच्छी भली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी। कॉलेज जाने से पहले ब्याह कर लिया। मेरी सास साहबा ने मेरे वालिदैन को यकीन दिलाया कि आपकी बेटी को कॉलेज में एडमिशन लेकर देंगे, और मेरे शौहर साहब ने शादी के बाद पहला हुक्म ये नाफिज किया था कि इंग्लिश मीडियम कॉलेज में नहीं जाना, वहां लड़के साथ पढ़ते हैं। अगर मेरे माँ बाप को यह खबर होती कि बाद में यही बात मेरे लिए अजियत का सबब बनेगी तो कभी उनका कहा ना मानते। छुट्टी के बाद वो वापस लौट गए। लंदन में एक मिस्री औरत से शादी कर ली जो अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन फरफर बोलती थी और कई और जुबानें भी जानती थी। वो इतनी खूबसूरत भी ना थी, हालांकि सुना है मिस्री बहुत खूबसूरत होते हैं। उम्र में मन्नान साहब से 6 बरस बड़ी थी, मगर स्कॉलर थी, बहुत तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी थी। जब मेरे वालिदैन ने मन्नान साहब से पूछा कि बीवी बच्चों के होते तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली, आखिर हमारी बेटी में क्या कमी थी, तो फरमाया कि ये अनपढ़ थी, मैट्रिक भी कोई तालीम है, जबकि मुझे एक आला तालीम याफ्ता और लायक शरीक हयात की जरूरत थी, सो मैंने कर ली। क्यों, क्या मर्द और शादी नहीं कर सकते, जबकि हमारे मजहब ने इसकी इजाजत दी है। फिर मैंने इतनी दौलत आपकी बेटी के अकाउंट में जमा करवा दी है कि ये सारी उम्र खाए और ऐश करे तो भी खत्म ना होगी। इस जवाब पर मैं फूट फूट कर रो देती थी। ये जवाब तो ऐसा था, चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब भला कोई क्या कहे कि दौलत ही तो सभी कुछ नहीं होती ना। उम्र में मुझसे बड़े थे, मैंने कबूल किया। धोखा देके कॉलेज में पढ़ाएंगे, आला तालीम दिलवाएंगे। मुझ छोटी सी लड़की को मैट्रिक के बाद ही ब्याह कर ले गए। फिर मुझे कहने लगे कि अनपढ़ बीवी मिली, लंबी जुदाई सहती रही, वो दूसरे मुल्क में और मैं दूसरे मुल्क में रहती रही। सारे मसाइल अकेली ने सहे, बच्चों की परवरिश अकेले करती रही। आखिर में उन्होंने ये सिला दिया, अब कभी कभी अपनी बच्चियों को फोन कर लिया करते हैं। मुझसे कोई नाता नहीं है, अपनी दूसरी बीवी के साथ वहां खुश हैं, और मैं हूं कि इंतजार की एक कभी ना खत्म होने वाली मुद्दत के साथ जुदाई की आग में जल रही हूं। तो दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसा भी होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके शौहर दूसरे मुल्क में रोजी की खातिर जाते हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी बीवी के साथ वफादारी करते हैं और अपने बच्चों के लिए रुपया पैसा कमा कर आते हैं और अपने बच्चों में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर वहीं दूसरी शादी कर लेते हैं। तो मैं उन हजरात से ये कहना चाहूँगा कि आपकी बीवी जो अपनी जवानी आप पे कुर्बान करती है, आप उसका ख्याल रखें। और मैं उन तमाम लड़कियों से भी यही कहूँगा
जिनके शौहर रोजी कमाने की खातिर परदेश में जाते हैं, खुदारा उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जिनके शौहर परदेसी होते हैं उनकी बीवियां उनकी इज्जतों की लाज नहीं रखती। क्यों दोस्तों, दोनों तरह के लोग हमारे मुआशरे में रहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।